चले। ये जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। इसको लेके सेकंड पर्सपेक्टिव जो मीडिया में पूरा गायब है उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। पहले जो एक पर्सपेक्टिव जिस पे लेके बात हो रही है, बीजेपी अपना ब्राउनी पॉइंट्स को जो स्कोर कर रही है, पहले उसकी बात करता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो लाल कृष्ण आडवाणी की कुर्सी के सामने नीचे बैठे नरेंद्र मोदी जी का एक युवा अवस्था का एक फोटो है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया इन साहब के द्वारा। अब पोस्ट करेंगे, लिखेंगे नीचे भाजपा में नीचे बैठने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? स्वाभाविक बात है, दिग्विजय साहब ने जानबूझ करके और इसके होने वाले असर का अंदाजा लगाकर ही इस पोस्ट को पोस्ट किया है। और जब मनचाहा नैरेटिव बन गया तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद ना भाजपा संगठन की तारीफ करना था और यह बताना था कि कांग्रेस में क्या गड़बड़ी है। देखिए, पता नहीं, जितनी मेरी उम्र उससे ज्यादा आपका अनुभव है। सवाल यह है कि कांग्रेस संगठन की कमजोरियों के बारे में आपको कार्य समिति की बैठक में बताने का फैसला जब कर लिया था, तो फिर उसे आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके क्या बताना चाहते? क्या मतलब था? क्या कोई तुक बनता था? सवाल अब ये है। अब देखिए, जब उनका पोस्ट आ गया तो कांग्रेस में तो जो प्रतिक्रिया होनी थी वो हो ही रही है, लेकिन भाजपा में बहुत खुशी का माहौल है, लहर सी चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे ना अपने नैरेटिव में इसको और प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला, जो नितिन नवीन हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब से भाजपा के नेता यह प्रचार करने में लगे हैं कि देखिए, साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है और साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। अब भाजपा के इस प्रचार को दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने प्रमाणित कर दिया है। अब भाजपा के नेता ने इसे ना इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्राउनी पॉइंट्स में स्कोर कर रहे हैं। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये फोटो देखा, जब रिसर्च करना शुरू किया, तो द कारवान का मुझे ये आर्टिकल लिंक मिला, जिसको लगता है कि शायद इस पर चर्चा हो जाए तो रिफ्रेश चीजें अपने आप हो जाएंगी कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री देश के बने हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, या उन्होंने बिसात बदली, पलटी, या फिर कब्जा किया, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब उसे रणनीतिक या राजनीतिक कुशलता का नाम दे सकते हैं आप, लेकिन दिलचस्प कहानी है जो कि ये साइड आपको मीडिया में नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड साइड, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब ने जो पोस्ट की है, ये तस्वीर संभवतः 1995 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का शपथ ग्रहण समारोह की बताई जाती है। इस तस्वीर को देखने के बाद पहले आपको यह समझना होगा कि केशुभाई पटेल कौन थे, और उनको हटा के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के सीएम नरेंद्र मोदी जब बनते हैं, तो उन्होंने क्या बिसात बिछाई थी। लेकिन केशुभाई पटेल का ऑरा क्या था, यह समझना पड़ेगा। देखिए, केशुभाई पटेल, उनको गुजरात का बीजेपी का पेट्रियार्क कहा जाता था। एक छत्र जो उन्होंने बोल दिया वो माना जाता था। वो रिप्रेजेंट करते थे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को, है ना। उनके जो बैकग्राउंड था ना, वो पाटीदार कम्युनिटी से, जो गुजरात की सबसे इन्फ्लुएंशियल और इकोनॉमिकली पावरफुल कम्युनिटी मानी जाती है। पाटीदार, जिन्हें पटेल्स भी कहा जाता है, गुजरात की पॉपुलेशन का लगभग 12 से 15% है, लेकिन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, इन सब में कम्युनिटी हिस्टोरिकली ये देखेंगे डोमिनेंट रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केशुभाई पटेल का पॉलिटिकल करियर आरएसएस से कनेक्टेड था। वो 1990 में गुजरात बीजेपी के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाते हैं। हर कोई उनकी बात समझता था, मानता था, जो वो कहते थे वो उनके लिए अध्यादेश हो जाता था। ठीक है, पहली बार 1995 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर 1998 में दोबारा उनका गवर्नेंस स्टाइल क्या था, यह समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में नरेंद्र मोदी ने पूरा ही सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था, और केशुभाई पटेल का जो मॉडल था, दैट वाज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय नरेंद्र मोदी। स्टाइल पूरी तरह से बदल गया था। द कारवान का रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। गुजरात की पॉलिटिक्स उस समय रन होती थी कास्ट कोलिजन को लेकर के। हर मेजर कास्ट ग्रुप की अपनी एक बार्गेनिंग पावर होती थी। पटेल्स थे जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। कोलीज थे जो ट्रेडिशनली फिशिंग कम्युनिटी से थे, लेकिन नंबर बहुत अधिक था। क्षत्रिय, जिसे आप राजपूत मां कहते हैं, जानते हैं। फिर थे ओबीसी ग्रुप्स, दलित कम्युनिटीज। हर इलेक्शन में, हर डिसीजन में इन सभी ग्रुप्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ता था, तब जाकर कोई एक निर्णय को फाइनलाइज किया जाता था। टिकट वितरण कुछ इसी हिसाब से चलती थी। अब जो असेंबली टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो मिनिस्टर एलोकेट करना हो, गवर्नमेंट सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देने हो, हर लेवल पर कास्ट अर्थमेटिक्स सब कुछ काम करते थे, पूरी कैलकुलेशन लगाई जाती थी। इसके अलावा बीजेपी के अंदर भी मल्टीपल फैक्शंस थे। केशुभाई पटेल का अपना एक फैक्शन था,
जैसे कि आप वघेला साहब का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना। वघेला साहब का फैक्शन था जो बाद में पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, फिर वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं। डिफरेंट रीजन में अलग अलग लीडर्स देखेंगे अपना अपना इन्फ्लुएंस रखते थे, और ये था फंक्शनल डेमोक्रेसी, जहां पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी, जहां नेगोशिएशन होते थे, जहां कॉम्प्रोमाइजेज होते थे। लेकिन इस सिस्टम की अपनी एक प्रॉब्लम थी। क्रिटिक्स कहते थे कि गवर्नेंस स्टाइल बहुत स्लो हो जाता है, डिसीजन लेने में वक्त लगता है, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करना पड़ता था। एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी की कमी होती थी, करप्शन के एलिगेशन जो थे वो लगातार लगते रहते थे। ठीक है, खैर ये बहुत ज़्यादा किताबी बातों की तरफ मैं जाऊंगा नहीं। 1998 से 2001 तक केशुभाई की दूसरी जब टर्म चल रही थी, बीजेपी पावर में थी, बेस बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे जो कंप्लेंट्स थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और फिर आया वो इवेंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 26 जनवरी 2001 रिपब्लिक डे, सुबह 8:46 गुजरात के कच्छ रीजन में अचानक एक भयंकर अर्थक्वेक आता है। इसकी अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, रिचर स्केल पर नापेंगे तो 7.7 स्केल पर था। ये इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडली अर्थक्वेक में से एक माना गया था। डिस्ट्रक्शन का स्केल को आप समझिए, लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, 1,67,000 के आसपास लोग घायल हुए थे। भुज सिटी जो कि कच्छ की एक मेन सिटी है, 90% हिस्सा कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। बिल्डिंग्स गिर गई थी, सड़कें फट गई थी, पाइपलाइन टूट गई थी। अंजर जैसे जो बड़े बड़े टाउन्स थे ना, पूरे टाउन्स फ्लैटन हो गए, जैसे किसी ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इकोनॉमिक लॉस हुआ $1 बिलियन का, वो एक अलग चीज है। अब ऐसी नेचुरल डिजास्टर के बाद जो सबसे पहले क्रिटिकल होता है वो होते हैं पहले से 48 से लेकर 72 घंटे। इसी समय में आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस करने होते हैं, रिलीफ मटेरियल पहुंचाना होता है, मेडिकल सुविधाएं आपको देनी होती है, टेम्पररी शेल्टर्स आपको बनाने होते हैं। वो ये गोल्डन पीरियड होता है जब लाइफ बचाई जा सकती थी। और यहीं पर केशुभाई का जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंप्लीटली फेल्ड था, या यूं कहिए कि कोलैप्स पूरी तरह से हो गया था। रिलीफ टीम पहुंची तो सही, लेकिन बहुत देरी से। स्टेट मशीनरी और आर्मी के बीच कोऑर्डिनेशन में बहुत भारी अच्छी खासी कमी देखने को मिली। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन देखने को मिला कि कौन क्या करेगा, किसको कहां भेजना है। मिनिस्टर्स आपस में ही ब्लेम गेम खेल रहे थे। ग्राउंड लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए थे वो वहां पर नहीं थे। लोग मलबे में दबे रहे और हेल्प उन तक नहीं पहुंची। और उसके बाद फिर शुरू होता है करप्शन का एलिगेशन। रिपोर्ट्स में तो यह बताया गया कि मटेरियल की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। ब्लैंकेट्स, फूड पैकेट्स और मेडिसिन जो कि अफेक्टेड लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, वो सब बीच में से ही गायब हो जा रहे थे। रिहेबिलिटेशन के लिए जो फंड्स आए उनके मिसयूज होने की कंप्लेंट्स होने लगी। कंस्ट्रक्शन में सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करने के एलिगेशन लगने लगे। ये सब मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर होने लगा था। पब्लिकली केशुभाई की फेलिंग हेल्थ की बातें लगातार हो रही थी, इस पे डिबेट हो रहे थे। ये एक तरीका था, एक पोलाइट वे था ये कहने का कि आप फिजिकली और एक मेंटली इस क्राइसिस को हैंडल करने के कैपेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में पैरालिसिस था क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जबकि डिसीजन लेने का वक्त था। द कैरवन मैगजीन का ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में ना एक बहुत जबरदस्त लाइन है। उसमें यह लिखा हुआ है कि द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट शैटर्ड द मिथ ऑफ केशुभाईज गवर्नेंस। यानी भूकंप ने तो बिल्डिंग गिरा दी, लेकिन केशुभाई के गवर्नेंस की जो एक इमेज जो बनी बनाई थी ना, वो सब ढहा के चली गई, कंप्लीटली तोड़ दी। अब बहुत स्वाभाविक है, जब आप ऐसी ट्रेजेडी को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो पॉलिटिकल इंपैक्ट तो खराब होना ही होना है। पब्लिक में एंगर बढ़ जाता है, मीडिया की क्रिटिसिज्म इंटेंस हो जाती है, नेशनल लेवल पर एम्बैरेसमेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इसे बहुत ही सीरियसली डाउट होने लगा कि केशुभाई वास्तव में कोई कैपेबल हैं भी नहीं। इस पर डाउट होने लगा। दिल्ली में डिस्कशन होने लगी कि गुजरात में चेंज की तो आवश्यकता है जी साहब। ये अर्थक्वेक ने ये सब क्रिएट कर दिया था, एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, एक ऐसा क्राइसिस था जो रेडिकल चेंज के लिए परफेक्ट जस्टिफिकेशन बन सकता था। अर्थक्वेक के कुछ महीने बाद क्या होता है, जो आप नहीं कर पाए, जो नाकामी थी, जो गुस्सा था, व्यक्ति कहां निकालेगा? इलेक्शन। ये भूकंप के बाद कुछ महीने बाद असेंबली सीट्स पर बाईपोल इलेक्शंस होते हैं। डिफरेंट रीजन से सीटें वैकेंट हो जाती है ना। अब नॉर्मल क्या भाई, आपको वहां से सीटें भरनी है। बाईपोल इलेक्शन हुए, हार जाते हैं। ये रिजल्ट जो थे वो भाई शॉकिंग थे बीजेपी के लिए भी, है ना। बीजेपी ने
कई ऐसी सीटें हार जाती है जो ट्रेडिशनली बहुत सेफ मानी जाती है। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी की जीत गारंटीड समझी जाती थी, वहां पर कांग्रेस बहुत आसानी से जीत जाती है। ये क्लियरली इंडिकेट था कि भाई ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी जो वेव है वो आ रही है। अब इन सब बाईपोल इलेक्शन की डिफीट के बाद ये समझना होगा आपको कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कि गुजरात बीजेपी के लिए सिर्फ एक स्टेट नहीं था, यह था उनकी हिंदुत्व लेबोरेटरी, जहां वो अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। गुजरात को वो अपना मानते थे, है ना, एक ऐसी जगह जहां से वो कभी भी नहीं हार सकते थे। तो यहां सीट हारना सिर्फ इलेक्टोरल सेटबैक नहीं था, ये था आइडियोलॉजिकल एम्बैरेसमेंट नेशनल लेवल पर। सबसे बड़ी जीत ये थी कि स्टेट असेंबली के फुल इलेक्शन स्केड्यूल्ड दिसंबर 2002 या फिर अर्ली 2003 के आसपास किए गए। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता, अगर एंटी इनकम्बेंसी की जो वेव थी अगर वो बनी रहती, तो बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी थी कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बहुत आसानी से बन जाती। एल के आडवाणी के लिए, जो उस समय बीजेपी के सबसे बड़े पावरफुल लीडर माने जाते थे, ये सिनेरियो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। दिल्ली से सिग्नल्स जाने लगे थे। सेंट्रल लीडरशिप ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि गुजरात में कोर्स करेक्शन उनको चाहिए, बस। अब आपने बोला कि कोर्स करेक्शन तो होना है, लेकिन कौन, रिप्लेसमेंट किसकी होगी, यहाँ कौन आएगा? नाम उठता है नरेंद्र मोदी का। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में नहीं थे, वो थे न्यू दिल्ली में, एक तरह से एग्जाइल में। यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि वो दिल्ली में क्यों थे। 1990 के मिड में नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन उनके क्लैशेज काफ़ी ज़्यादा होने लगे। पहले वघेला साहब से, फिर केशुभाई पटेल से। इंटरनली चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि सेंट्रल लीडरशिप को इंटरवीन भी करना पड़ा था। सॉल्यूशन ये निकाला गया कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटा दिया जाए और दिल्ली में उनको पोस्ट कर दिया जाए। उनको दिल्ली भेज दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को बनाया गया नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सरफेस लेवल पर। ये पोस्टिंग उनको साइडलाइन करने के लिए थी, पॉलिटिक्स से दूर करना था, मतलब ये होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसे एग्जाइल को एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने लग गए थे। दिल्ली में रहकर के नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग की। एल के आडवाणी, जो उस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के मोस्ट पावरफुल फिगर थे, उनके करीब जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी वो अपनी कनेक्शंस बनाते हैं। सेंट्रल लीडरशिप, जिसमें सिस्टमैटिकली अपनी पोजीशन को मजबूत करते हैं, और आरएसएस की हायरकी में भी अपना कनेक्शन अच्छा खासा उन्होंने मेंटेन किया, एक्चुअली कहें तो स्ट्रेंथन किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी एक्टिवली गुजरात की नेगेटिव रिपोर्ट्स दिल्ली भेज रहे थे। ये कहा जाता है, आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है, केशुभाई एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो भी फेल्यूर्स थे, उसको एम्पलीफाई करके सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाते थे, ऐसे आरोप लगते थे। पर्टिकुलरली अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था। तो सेंट्रल लीडर्स के कान में ये बात डाली जाती है कि गुजरात को नई लीडरशिप चाहिए और डिसाइसिव लीडर चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नरेंद्र मोदी खुद को ऐसे पोजीशन किया कि क्रेडिबल अल्टरनेट के रूप में उनको क्यों ना देखा जाए। इस तरह से उन्होंने माहौल अपना बनाया। मैसेज दिया गया कि देखिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड आरएसएस प्रचारक भी हूँ और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी मेरे अंदर काफ़ी अच्छी है, वो प्रूवन है। आइडियोलॉजी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करता हूँ, और पर्सनल करप्शन का उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। गुजरात जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट को वो हैंडल कर सकते हैं। तो कैरवान की इस रिपोर्टिंग में एक देखेंगे तो साफ लिखा है कि मोदी लिवरेज्ड हिज प्रॉक्सिमिटी टू द सेंट्रल लीडरशिप टू एम्पलीफाई रिपोर्ट्स ऑफ केशुभाईज कॉम्पिटेंस। यानी कि हर कोई पैसिव प्रोसेस नहीं था, यानी कि यह कोई एक पैसिव प्रोसेस नहीं था। मोदी एक्टिवली लॉबी कर रहे थे। अब गुजरात में जो था वो पटेल फैक्शन वर्सेस नरेंद्र मोदी फैक्शन चल रहा था। ट्रेडिशनल कास्ट लीडर वर्सेस आरएसएस ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। ये राइवलरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इंटेंस होती जा रही थी। केशुभाई और उनके सपोर्टर जानते थे कि नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में थे, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। वो सेंट्रल लीडरशिप के करीब थे, उनके डायरेक्टली उनको चैलेंज कर पाना बड़ा मुश्किल था। 2001 तक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि एल के आडवाणी के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया था कि केशुभाई को तो हटाना ही हटाना होगा, लेकिन डिसीजन लेना बहुत आसान नहीं था। क्यों नहीं था? कॉम्प्लिकेशंस थी। क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? मोदी के फेवर में कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट थे। वो एक डिसिप्लिन आरएसएस प्रचारक हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उनके पास हैं, वो प्रूवन है, पर्सनल करप्शन का कोई बैगेज नहीं है, आइडियोलॉजिकल एब्सोल्यूट क्लियर है, हिंदुत्व कमिटमेंट पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा,
दिल्ली में ऑलरेडी एक्सेप्टेबल थे, सेंट्रल लीडरशिप को कंफर्टेबल फील होता था, उनके साथ होता था। अब आगे केशु भाई के आगे वो सिंपल सी बात है, वो यंगर भी थे तो ज़्यादा एनर्जेटिक भी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जो सीरियस कंसर्न थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी नरेंद्र मोदी ने कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया था, कभी वो एमएलए नहीं बने थे, कभी एमपी नहीं बने थे, कभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर तक नहीं बने थे। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का उनको कोई तजुर्बा नहीं था, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी किसी मिनिस्ट्री को हैंडल नहीं किया था, तो कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कभी उन्होंने रन नहीं किया था। और फिर सबसे बड़ा रिस्क क्या था? यही था कि पटेल कम्युनिटी को कैसे अलाइन करेंगे। केशु भाई पटेल कम्युनिटी के हीरो थे, उनको हटाने का मतलब ये है कि पाटीदार कम्युनिटी को पोटेंशियली उसको नाराज कर देना, और पटेल बीजेपी का कोर वोट बैंक थे। विदाउट पटेल सपोर्ट गुजरात को जीतना असंभव है। ये इलेक्टोरल मैथमेटिक्स था जिसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। आडवाणी के सामने ये डिलेमा था कि भाई करें तो करें क्या। ये एक कास्ट पॉलिटिक्स का रिस्क, दूसरी तरफ था गुजरात के हारने का रिस्क, और अल्टीमेटली आडवाणी ने डिसाइड कर लिया था कि पॉलिटिकल सर्वाइवल, इमीडिएट पॉलिटिकल सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात हारना एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल था। सो कास्ट कैलकुलेशन को ओवरराइड करके डिसीजन लिया गया कि नरेंद्र मोदी के फेवर में हम जाते हैं, और 7 अक्टूबर 2001 को केशु भाई पटेल को बुलाया गया, रिक्वेस्ट की गई, भैया रिजाइन कर दीजिए। ऑफिशियली जो रीज़न दिया गया वो ये था कि मेरी सेहत खराब है। लेकिन हर कोई जानता है, हर कोई समझता है कि ये पोलाइटली नहीं था। रियलिटी ये थी कि फोर्स्ड रेजिग्नेशन था, एक भैया हटना पड़ेगा आपको, साफ कहा गया था। उसी दिन गांधीनगर के राजभवन में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। वो 14वें मिनिस्टर ऑफ गुजरात बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर। कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं थी, कोई बिग सेलिब्रेशन नहीं था, एक साधारण क्वाइट स्विफ्ट ट्रांजिशन था। देखिए केशु भाई पटेल का कुछ शौक था, चेहरा से समझ में आ रहा था, एंगर था, लोग फील कर रहे थे कि बिट्रेल हुआ है भाई। आरएसएस बहुत सावधानी पूर्वक उनको सपोर्ट कर रही थी, उनको लग रहा था कि हमारा अपना आदमी वहाँ जा रहा है। साथ ही टेंशन ये भी थी कि पटेल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी। पटेल कम्युनिटी में मिक्स्ड रिएक्शन थे, कुछ लोग अपसेट थे, तो कुछ ने बोला अभी रुको, हम बाद में सोचेंगे करना क्या है। अब अपोजिशन भी ये खुश था जान करके कि चलो ठीक है, अब इतना सब कुछ चल रहा है, इंटरनल टर्मोइल बीजेपी को वीकेंड करेगा ही करेगा, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164(4) आपको ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है लेकिन वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो 6 महीने के अंदर लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा, नहीं तो पोस्ट से आपको हटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी 2001 में सीएम बने थे, तो उनके पास फरवरी 2002 तक का उनके पास समय था। किसी असेंबली सीट से उनको इलेक्शन लड़ना था, जीतना था। अब सिंपल सी बात है, बीजेपी ने स्ट्रेटेजी डिसाइड की, उनको राजकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी को चूज किया गया। और राजकोट को क्यों? क्योंकि कई रीजन थे। ये एक तरह से बहुत सेफ सीट मानी जाती है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग रही है इस सीट पर, है ना। अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मिडिल क्लास वोटर्स थे जो बीजेपी के एडिशनल बेस थे, और लॉजिकली भी देखेंगे तो उनको मैनेज करना रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईजियर भी था। लोकल बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। नरेंद्र मोदी ने पर्सनली बहुत इंटेंसिव कैंपेन किया था। मैसेज बहुत सिंपल था लेकिन इफेक्टिव था। गुजरात को डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, अर्थक्वेक रिकवरी में स्पीड लानी है, फ्यूचर फॉरवर्ड देखना है। तो ये 14 फरवरी 2002 को वोटिंग हुई, रिजल्ट आए, नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की। कांग्रेस कैंडिडेट अश्विन मेहता को कंफर्टेबली अच्छे मार्जिन से उनको हरा दिया। आधिकारिक तौर पर एक लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन डेट 24 फरवरी 2002 हिस्टोरिकली बेहद सिग्निफिकेंट था, और एक रीज़न से भी। मोदी की इलेक्टोरल विक्ट्री के बाद ठीक 3 दिन बाद 27 फरवरी 2002 को जो इवेंट हुआ, उसने गुजरात की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ? सुबह साबरमती एक्सप्रेस जो कि अयोध्या से आ रही थी, और उसमें गोरक्षक थे बोगीज़ में, गोधरा स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन में कार सेवक थे जो अयोध्या से वापस आ रहे थे। अचानक ट्रेन की कुछ बोगीज़ में आग लग जाती है और कई सारे लोग मारे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे थे, वीमेन थी। गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद जो कुछ हुआ, और उसके बाद तो बताते हैं कि द कारवान ने बड़ा इंटेंसिव तरीके से लिखा है। ठीक है, अब इस पर ज़्यादा चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस पर सब कुछ प्रूव हो चुका है कि क्या बात चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, ये सब हो गया। उसके बाद तो पूरी एक राजनीति बदल जाती है, राइट। अब हम ना सीधी सिंपल जाते, तो कोर्ट का आता है, एसआईटी अपना सब कुछ अपना रिपोर्ट दे देती है, एक्सेप्ट हो जाता है, और उनको क्लीन चिट मिल जाती है। नरेंद्र मोदी का इसमें कोई रोल नहीं था। बाकी तमाम तरह की बातें होती थी, हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी बातें बहुत हो चुकी हैं।
फिर नरेंद्र मोदी क्या है कि अपना वो वाइब्रेंट गुजरात इत्यादि वगैरह वो लगातार करते रहे थे और अपना उन्होंने माहौल बनाया। पहले भैया जीडीपी बहुत अच्छी जीडीपी है, हम एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हम दे रहे हैं और कंपनी आती हैं, उनको भरोसा है, करप्शन यहाँ पर नहीं। इस तरह से उन्होंने आगे माहौल बनाया और माहौल बनाने के बाद होता क्या है कि वो डेवलपमेंट की बातें करने लगे, पूरे देश में माहौल बनने लगे, लेकिन उस पर लेकर सवाल बनते रहे। खैर उस पर बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि इस फोटो का उससे क्या लेना देना है, कैसे नरेंद्र मोदी आते हैं, उसके बाद किस तरह से स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई और आज वो कहाँ पर है और कैसे हैं और इस फोटो का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया है। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि सब बातें हैं, लेकिन इस फोटो को लेकर मुझे आपको बताना था कि केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी का संबंध कैसा था। फिर केशुभाई पटेल बड़े परेशान होते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट करो, सत्ता परिवर्तन की भी आवश्यकता है, ये सारी बातें केशुभाई पटेल ने भी की थी। फिर 2020 में उनका देहांत हो जाता है, ये सारी बातें हैं। कंक्लूड पूरी पिक्चर को मैं करूँ तो ये है कि गुजरात को फंडामेंटली रीशेप नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, गवर्नेंस स्टाइल में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स रिप्लेस कर दी गई सेंट्रलाइज ऑटोक्रेटिक स्टाइल से, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर स्ट्रक्चर कंसंट्रेट हो गया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कास्ट बेस्ड अर्थमेटिक रिप्लेस हुई आइडियोलॉजिकल बेस्ड मोबिलाइजेशन से, ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी रिप्लेस हुई सीईओ स्टाइल डिसीजन मेकिंग से, पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी भी फंडामेंटली बदल जाती है, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का एक मॉडल बना, अर्थक्वेक हो या फिर राइट्स हो, इन्हें पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, इंटरनल डिसेंट को भी सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया गया, ठीक है, और इमेज मैनेजमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा मिली थी, सब कुछ फैक्चुअल बात है, सब सारी चीज़ सही है। उसके फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, लेकिन नरेंद्र सीएम से पीएम बनने का जो सफ़र था बहुत स्ट्रैटेजिकली नरेंद्र मोदी ने क्राफ्ट किया था और केशुभाई पटेल को सत्ता से हटाने के लिए भी जो कुछ किया गया था कि मीडिया में रिपोर्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा हाइप मिलना, क्रिटिसाइज़ करना, अपने लिए पूरा माहौल बना के चलना, जो सारी चीज़ें जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी वो मैंने आपके सामने कर दी है। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। कौन सी ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, फैक्ट बताना चाहते हैं जो मिस आउट हो गया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।